हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस लाइक बटन को भी अवश्य क्लिक करें और साथ ही आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसको हम जानते हैं वैद्युत आवेश या वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, उस चैप्टर को लेकर आपके समक्ष हैं। इसके पहले हमारा एक क्लास इस चैप्टर का ओवर हो चुका है, पार्ट 1 आ चुका है और ये पार्ट 2 के रूप में आज का क्लास संचालित होने जा रहा है। बेटा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, उसका खोज कैसे हुआ, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक थियरी जो था उसके विषय में हमने आपको बताया था, समझा दिया था, लिखाना शेष रह गया था। आइए फटाफट अंदाज में आज का क्लास स्टार्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक थियरी को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि हम समझ चुके हैं लेकिन उसका थोड़ा सा थ्योरी लिखवाना शेष रह गया था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक थियरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यानी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थियरी। तो एक 2-4 लाइनें हैं उसको लिख लीजिए ताकि आपका परिभाषा कंप्लीट रहे। लिखिए बेटा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है, वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। यही आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, यही आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। हो गया बेटा? चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने पिछले बार में उदाहरण लिया था Na और Cl का, ठीक है। एक बार फिर से यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। Na का एटॉमिक नंबर 11, इसका 17, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो Na के पास, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में, अभी कुछ हुआ नहीं है, और प्रोटॉन भी इसके पास 11 थे। उसी प्रकार Cl की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था की बात हो रही है, 17 थे और प्रोटॉन 17 थे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग जानते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए बेटा तो आपको बताया था हमने, 2 होगा
8 होगा और 1 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2, 8 और 7 होगा। यानी इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी यह 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, यहाँ पे मैं भी बहुत विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ाने वाला। और यह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर यह भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। यानी कि बेटा अगर ऐसा हो गया, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अब सामान्य अवस्था की बात नहीं करी जाएगी, अब देन लेन हो चुका है, तो आप कह सकते हैं कि सोडियम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उतने अब नहीं हैं, और क्लोरीन के पास जितने होने चाहिए थे उससे भी अधिक है, क्योंकि 17 होने चाहिए थे अब 18 है, इसके पास 11 होने चाहिए थे अब 10 है। तो जिस भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सामान्य अवस्था से जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वह समझ लीजिएगा धनावेशित। यह अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दान कर दिया जाए तो धनावेशित हो गया। यानी कि एक सीधा सा लाइन है बेटा, कोई भी एलिमेंट हुआ अगर उसके पास सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो धनावेशित हो जाता है, और कोई भी एलिमेंट हुआ अगर उसके पास सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऋणावेशित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो धनावेशित हो रहा है, अधिक हो रहा है तो ऋणावेशित हो रहा है। तो इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है ऋणात्मक प्रभाव वाला। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो जब ऋण कम होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारे पास जितना ऋण था यानी ऋणात्मकता प्रभाव था उससे कुछ कम होगा, और यानी कि उस पर प्लस वाले चार्ज की वृद्धि होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के पास हैं तो वो धनावेशित है, और किसी भी एलिमेंट के पास अगर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो वह ऋणावेशित है। जैसे अगर क्लोरीन का सामान्य अवस्था में 17 होना चाहिए, अगर इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गया तो समझ लीजिए इस पर ये ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियरी, किसके, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अगर हानि होती है किसी भी एलिमेंट से तो वो प्लस चार्ज वाला हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की हानि का मतलब प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन की हानि का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की अगर हानि होगी यानी वो प्लस चार्ज वाला होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी यानी कि वो माइनस चार्ज वाला होगा। ये बातें ये मेन बातें हैं, मेन टॉपिक हैं, इसको आप अच्छी तरीके से जानिए। यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है आवेश की उत्पत्ति का। आशा करते हैं बेटा कि आपको पूरी अच्छी तरीके से एक मक्खन की तरह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ जो भी है ओरिजिन ऑफ कह सकते हैं चार्ज। तो इसको मिटा दो बेटा, आपने समझ लिया ना कि अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो समझ लेना उस पर माइनस चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो समझ लेना उस पर प्लस चार्ज है। ठीक, मिटाता हूँ। इसको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है बेटा आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। चलिए, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर होती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार। अब आपके मन में अगर आप सोचते होंगे, वैसे तो बहुत कम बच्चे सोचते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप सोचने वाले होंगे, तो आवेश की संकल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों कही गई, क्यों प्रोटॉन के आधार पर नहीं करी गई? आखिर में वहां पे तो किसी भी एलिमेंट्स के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं, आप जानते हो। तो प्रोटॉन, जैसे हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से वो कोई भी एलिमेंट्स होता है वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोटॉन के निकलने से आवेशित नहीं होता? जैसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन
ये ऋणात्मक प्रभाव वाला होता है। अगर ये निकल जाता है, अगर ये निकल जाता है तो हम कहते हैं इस पर प्लस चार्ज आ गया, और अगर ये आकर जुड़ जाता है तो हम कहते हैं माइनस चार्ज हो गया। क्या उसी तरीके से प्रोटॉन नहीं निकल सकता था? प्रोटॉन अगर निकलता तो हम कहते हैं माइनस चार्ज, क्योंकि धन की कमी होती, प्रोटॉन का मतलब धन। अगर निकलता तो हम कहते हैं माइनस चार्ज वाला हो गया, और प्रोटॉन अगर आकर जुड़ता तो हम कहते हैं प्लस चार्ज वाला हो गया। ऐसा लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? ये वाला होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया भी कि आवेश की संकल्पना केवल इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करी जाती है, प्रोटॉनों के आधार पर नहीं करी जाती है। क्यों नहीं करी जाती है? सवाल ये उठता है। भाई इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे तो प्रोटॉन भी निकल सकते थे, लेकिन नहीं ऐसा होता है। क्यों? तो इसका एक कारण है बेटा, मैं बताता हूं। जैसे कोई भी तत्व हुआ ना, जैसे सोडियम को ही ले लेते हैं, तो उसका एक नाभिक होता है। हर तत्व का नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये इसका नाभिक हो गया। इसमें अगर सोडियम है तो 11 प्रोटॉन यहां पर हैं, 11p। बात समझ में आई बेटा? अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा एटॉमिक नंबर है अगर 11 है, इसका मतलब सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है बेटा? 11 प्रोटॉन। और वो कहाँ है? सोडियम के नाभिक में। सवाल ये उठता है कि प्रोटॉन निकलता क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता? तो कई रीजन है बेटा। पहला रीजन तो ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है 1837 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्या बड़ी बात। तो हमने क्या बताया बेटा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, 1837 गुना ज्यादा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी होता है। इतना वजन वाला हो गया कि उसका निकलना वैसे ही नामुमकिन है। बातें समझ में है? इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1837 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, और इसी कारण इलेक्ट्रॉन का निकलना इतना इजी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। एक कारण ये होता, इसी कारण आवेश की संकल्पना केवल प्रोटॉनों के आधार पर होती है। और दूसरा कारण ये है बेटा कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, एक दूसरे से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये प्रोटॉन जो होते हैं ये एक दूसरे से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल द्वारा ये प्रोटॉन आपस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये जब इनके बीच में जो रिश्ता है वो खत्म होगा तभी ना निकलेगा एक प्रोटॉन। तो ये इतना प्रबल बल होता है जो जिसका टूटना बहुत ही मुश्किल काम, और इसी कारण प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं करी जाती। अगर कोई आपसे पूछता है कि 12वीं के स्टूडेंट हो, बताओ प्रोटॉन के आधार पे आवेश की संकल्पना क्यों नहीं करी जाती है, तो आप सीधा से जवाब दीजिएगा कि प्रोटॉन का जो वजन होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है वो 1837 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अत्यंत भारी होने के कारण ये इसका आदान प्रदान नहीं हो पाता। दूसरा रीजन ये है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रबल नाभिकीय बल होता है, जिसके कारण प्रोटॉन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और यही कारण है कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं करी जाती। आशा करते हैं बेटा मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, और अगर आपको मजा आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई आपका सुझाव है कि कोई भी पढ़ाई के तरीके में या कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ बेटा हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओके बेटा, तो आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। आवेश की संकल्पना हमने पढ़ा, इसका थ्योरी बेस्ड कुछ लिखना है, इसमें लिख लीजिए। देखिए, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही करी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही करी जाती है।
यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश आ जाता है, तो उस पर धनावेश आ जाता है। प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं करी जाती, प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं करी जाती। प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं करी जाती। अब क्यों नहीं करी जाती उसका रीजन आप यहां लिख सकते हो। ठीक है बेटा, फटाफट अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मिटा दे बेटा। तो आवेश की संकल्पना भी आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं कुछ बातों को और जानते हैं। चलिए, सजाती आवेश और विजातीय आवेश, सजाती आवेश और विजातीय आवेश। सजाती आवेश और दूसरा है विजातीय आवेश। चलिए, सजाती आवेश और विजातीय आवेश। हमने जाना है अभी तक आवेश का जितना भी अध्ययन हमने किया है, हमने ये जाना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका धन आवेश और एक हो गया आपका ऋण आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है। सजाती आवेश का मतलब जब दो वस्तुएं हैं और दोनों में प्लस प्लस चार्ज हो तो वो सजाती आवेश वाले होते हैं। और अगर दोनों में माइनस माइनस चार्ज, सॉरी, एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो उसको हम कहेंगे विजातीय आवेश वाले। सजाती आवेश का मतलब दोनों प्लस प्लस हो और विजातीय आवेश का मतलब दोनों में से एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। अब हमको ये पता करना है कि सजातीय आवेश में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं बेटा। हमारे पास एक क्षण है जो धनावेशित है, कुछ इस प्रकार का क्षण है। देखिए ये रहा, हमने इसको एक धागे से बांधकर लटकाया हुआ है। ये पूरी तरीके से प्लस चार्ज वाला है। ओके बेटा, हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा पता लगाने जा रहे हैं कि अगर सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं या आकर्षण करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं। हमने एक लोहे का रॉड लिया है जो धनावेशित है और उसको एक धागे की सहायता से हमने बांधकर लटका दिया है। ठीक है, अब हम एक दूसरा रॉड लेते हैं, वो भी धनावेशित होता है। यहाँ पर देखिए, एक दूसरा रॉड लेते हैं, वो भी धनावेशित है। ये रहा, ये हमारे पास दूसरा रॉड है, ये भी धनावेशित है। जब हम इसको इस रॉड के बगल में लाएंगे या उसके पास लाएंगे तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि ये वाला रॉड है ना, वो इस तरीके से घूम जाता है, इस दिशा में, यानी कि इधर घूम रहा है, ऐसे हट रहा है इधर से। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं बेटा कि ये प्लस था और ये भी प्लस था। इसने इसको इधर नहीं खींचा, इधर खींचा होता तो ये इस दिशा में घूमता, ऐसे घूमता, लेकिन इसने इसको धक्का दिया, इसी कारण वो इस दिशा में घूम गया। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये उस दिशा में घूमा है। चूंकि ब्लैक बोर्ड है, मैं घुमा तो नहीं सकता, लेकिन आप समझ लीजिए इस दिशा में घूमा। ये वाला पोर्शन इधर आ रहा है, ये वाला पोर्शन उधर जा रहा है।
क्यों? निश्चित तौर पे इसने धक्का दिया होगा। अगर ये अपनी तरफ खींचा होता तो निश्चित तौर पे ये वाला इधर आता और ये वाला उधर जाता, यानी कि ये दिशा ऐसे होती, ऐसे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्लस वाला रॉड इस प्लस वाले रॉड को धक्का दिया है, यानी कि धक्का का मतलब ढकेला है, दूर किया है, यानी कि प्रतिकर्षण। तो हम क्या कह सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि जो भी सजातीय आवेश होते हैं वे आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है बेटा, सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। उसी प्रकार विजातीय आवेश क्या करते हैं, तो उसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक लोहे का रॉड लिया, ऐसे हमने एक लोहे का रॉड लिया, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक। और इस बार हम एक माइनस रॉड वाले को अपने इसके संपर्क में लाते हैं, माइनस आवेश वाले रॉड को, यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो हम क्या देखते हैं, ये इस दिशा में घूम जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब ये वाला रॉड इसको अपनी तरफ खींचा होगा, तभी ये इधर वाला ये हिस्सा वाला इधर आएगा और ये वाला हिस्सा उधर जाएगा और इस दिशा में घूमेगा। बात हमारी समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए बेटा, कोई भी मान लीजिए हमारे पास दो पेन है, ऐसे समझ लीजिए, अगर ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, अगर हम इसको इसके पास लाते हैं तो ये ऐसे भागता है, यानी कि इस दिशा में घूम जाए। मान लीजिए हम इसको पास लाते हैं, ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब है इसको दूर हट रहा है, यानी कि प्लस प्लस जो होते हैं या ऋण ऋण होते हैं, ठीक है, दोनों ऋण ऋण हो या दोनों प्लस प्लस हो, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर जब हम इसके संपर्क में ऋण वाला रॉड लाते हैं, ऋण आवेशित रॉड, तो ये ऐसे इस दिशा में घूमता है। इसका मतलब ये जो ऋण वाला है इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा या इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये जो विजातीय आवेश है ना, यानी एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, ये आपस में आकर्षित होते हैं। बात समझ में आया बेटा? तो इससे एक निष्कर्ष निकला है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यानी कि प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेगा, ऋण ऋण रहेगा तब भी प्रतिकर्षित करेगा। तो आपने पढ़ लिया बेटा सजातीय आवेश के बारे में, आपने पढ़ लिया विजातीय आवेश के बारे में, आपने पढ़ा कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके बेटा, ये भी आपको फिगर बनाने हैं, ये इसको बना लीजिए। हो गया बेटा? तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए हमारे चैनल्स पे, वीडियो हमेशा अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।